रूसी सेना एक शराबी पिता की तरह है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीधे रूसी नागरिकों की बात है। देखिए, अभी रूस में एक मशहूर मजाक चल रहा है जो हमें बताता है कि आम रूसी लोग इन दिनों को कैसे जी रहे हैं। वो मजाक कुछ इस तरह है। एक शराबी रूसी पिता अपने बेटे के पास घर आता है और उसे बताता है कि सरकार फिर से शराब की कीमत बढ़ा रही है। बेटा जवाब देता है और पूछता है, तो क्या इसका मतलब है कि आप अब कम पीना शुरू कर दोगे पापा? पिता जवाब देते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि अब तुम कम खाना खाओगे। यही सटीक स्थिति है जिसमें रूसी जनता खुद को पाती है। देखिए, रूसी सेना एक शराबी पिता की तरह है जो संसाधनों और पैसों को पीना नहीं छोड़ सकता, जबकि रूसी जनता को जीने के लिए इनकी सख्त जरूरत है। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, यह पिछले 75 सालों से सच है। पिछले 1 महीने में समस्या और गंभीर हो गई है। और इसका कारण है यूक्रेन द्वारा रूसी रिफाइनरियों पर बढ़ाया गया हमला। पिछले महीने अगस्त में यूक्रेन ने 20 अलग अलग रूसी रिफाइनरियों पर सफल हमले किए, जिससे रूस की रिफाइनरी क्षमता का लगभग 10 से 25% तक नष्ट हो गया, सिर्फ ड्रोन से। इसी वजह से रूस में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और रूस के कई क्षेत्रों में ईंधन की कमी हो रही है। लेकिन इन यूक्रेनी हमलों की कीमत रूसी सेना नहीं चुकाएगी। अब मुझे लगता है कि इसे सबसे अच्छा प्रोफेसर माइकल क्लार्क ही समझा सकते हैं। हमारी इसी वीकेंड पर उनसे बात हुई थी और उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से समझाया। तो चलिए सुनते हैं। यूक्रेन मानता है कि उसकी जीत की रणनीति रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला करना है। क्या यह कुछ ऐसा है जो फ्रंट लाइन पर फर्क डाल रहा है? और अगर हाँ, तो कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है? हम इसे खासकर यूक्रेन समर्थक हलकों में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता था, यह कितना बड़ा है? वे रूस की यूक्रेनी रिफाइनिंग क्षमता पर असर डाल रहे हैं। ये कम हुई है। उन्होंने करीब 10-20% असर डाला है। पेंटागन या अमेरिकी व्हाइट हाउस के अनुसार 20%। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे ये आंकड़ा कहां से लाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से 10% और शायद उससे भी ज्यादा, और इसलिए यह निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। रूस में पेट्रोल का थोक मूल्य इस साल की शुरुआत से अब तक 55% बढ़ गया है और यह आगे भी बढ़ने वाला है। खुदरा मूल्य नहीं बढ़ा है। खुदरा मूल्य केवल लगभग 10 या 12% ही बढ़ा है, क्योंकि रूसी सरकार दखल देती रहती है ताकि कीमत को नीचे रखा जा सके। अगर थोक मूल्य इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो असर अगले साल दिखेगा और रूसी लोग इससे चिंतित हैं। इतना ज्यादा कि मेरी समझ के अनुसार, और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह मेरी समझ है, रूसी लोग यूक्रेनियों के साथ कुछ पहल कर रहे हैं। अगर आप हमारी रिफाइनरियों को निशाना बनाना रोकें तो हम आपकी ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाना बंद कर देंगे। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे सच मानते हैं। और ये समझ में आता है कि रूसियों को यूक्रेनियों द्वारा चलाए गए तेल रिफाइनरी अभियान के घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर काफी चिंता हो रही है। आपका सवाल था, क्या इसका असर फ्रंट लाइन पर पड़ेगा? जवाब है, सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि रूस फ्रंट लाइन के ईंधन को प्राथमिकता देगा और उनके ज्यादातर वाहन डीजल पर चलते हैं, पेट्रोल पर नहीं, जो कि जाहिर तौर पर एक अलग प्रक्रिया है। अगर इसकी कमी हो तो वे फ्रंट लाइन पर पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करेंगे। इससे रूस की ईंधन आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी, लेकिन रूसी अर्थव्यवस्था जरूर प्रभावित होगी। ये रूसियों की चिंता और दबाव बढ़ा देता है। रूसी अर्थव्यवस्था इस साल के अंत से अगले साल तक मुश्किल दौर में रहेगी। इसी वजह से अगर प्रतिबंध उतनी ही सख्ती से बनाए रखे गए जितनी सख्ती से 2022-23 में लगाए गए थे, तो इनका अर्थव्यवस्था पर वाकई में कहीं ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें विडंबना ये है, समझ रहे हैं ना, अमेरिकियों का ऐसा लग रहा है जैसे वे रूस पर से प्रतिबंध हटाने वाले हैं ठीक उसी समय जब इनका रूसी सरकार पर कहीं ज्यादा बड़ा असर पड़ सकता था। और तेल रिफाइनरी अभियान जो यूक्रेनियन लड़ रहे हैं वो अपने हिसाब से सफल है, लेकिन यूक्रेन में जो हो रहा है उसके संदर्भ में ये केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही सफल है। रूसी अर्थव्यवस्था आगे कठिन समय झेल रही है और यह सिर्फ मेरी पश्चिमी आशावादिता नहीं है। मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोग रूसी अर्थव्यवस्था गिरने की बात सुनकर थक चुके हैं, क्योंकि हम यह शुरुआत से कह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह खबर असल में रूस के अंदर से आ रही है, जहां अब हम देख रहे हैं कि बड़े सीईओ सार्वजनिक रूप से रूसी अर्थव्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन का विरोध कर रहे हैं, और जो पुतिन रूसी नागरिकों से कह रहे हैं उसका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में पुतिन और एक बड़े रूसी बैंक के सीईओ जर्मन ग्रेफ के बीच टकराव हुआ है, जो क्रेमलिन और रूस के आर्थिक समुदाय के बीच
बढ़ती दूरी को दिखाता है। अब ये ग्रेफ कोई आम बैंक सीईओ नहीं है, ये रूस के सबसे बड़े बैंक के प्रमुख हैं और उन्होंने सिर्फ 10 दिन पहले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में सार्वजनिक रूप से कहा था कि अप्रैल और जून में तेज गिरावट के बाद रूसी जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 0 पर आ गई है। उनके बयान के अनुसार, और मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, दूसरी तिमाही को व्यावहारिक रूप से तकनीकी स्थिरता माना जा सकता है। उद्धरण समाप्त। अब पुतिन जाहिर है इससे खुश नहीं थे, क्योंकि लोग ध्यान दे रहे हैं कि सबसे बड़े बैंक के सीईओ क्या कह रहे हैं, और पुतिन ने मूल रूप से इस सीईओ की टिप्पणियों का विरोध किया। पुतिन के अनुसार आर्थिक विकास की गति धीमी होने से महंगाई भी घटेगी, जो अच्छा है, और जाहिर है किसे कम महंगाई पसंद नहीं है। अब रूस में ऐसा कुछ बहुत ही कम होता है। आप लोग जानते हैं, लोग इमारतों से गिर जाते हैं, खासकर सीईओ, ये बहुत बार होता है। और अब हम देख रहे हैं कि पुतिन से सार्वजनिक रूप से एक बैंक के सीईओ के बयानों के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं और पुतिन उस बयान का विरोध कर रहे हैं। इन सब के अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आदमी सबसे बड़े बैंक के सीईओ ग्रेफ, वह जानता है कि उसके अपार्टमेंट में कई इमारतें हैं, इसलिए उसके बयान कूटनीतिक थे। वह पुतिन या एफएसबी पर रूसी अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप नहीं लगाना चाहता था। वह बस कहना चाहता था कि अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है और हमें कुछ करना चाहिए। यह किसी ऐसे व्यक्ति का बयान नहीं था जो रूस विरोधी या यूक्रेन समर्थक हो। नहीं नहीं नहीं, यह आदमी चाहता है कि रूसी अर्थव्यवस्था सफल हो और वह सार्वजनिक रूप से यह बता रहा है कि अरे कुछ ठीक नहीं है और हमें इसे ठीक करना होगा। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कुछ गड़बड़ है और अगर जल्दी सुधार नहीं किया गया तो रूसी अर्थव्यवस्था में कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस वास्तव में अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में ज्यादा डेटा जारी नहीं कर रहा है। अब ऐतिहासिक रूप से देखें तो हम हमेशा जानते थे कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों से आने वाला डेटा हमेशा सबसे सटीक नहीं होता। हम जानते हैं कि वे डेटा को इस तरह पेश करते थे कि चीजें असलियत से बेहतर दिखें, लेकिन तब भी जो डेटा वे जारी करते थे उससे हमें यह अंदाजा लग जाता था कि हालात कैसे हैं। आप जानते हैं, जरूरी नहीं कि खास आंकड़े देखें, रुझान कुछ न कुछ बता देते थे। अगर एक साल रूस कहता है कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ रही थी, लेकिन अगले साल वह इससे कम हो गई। भले ही हम रूसी आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर वे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि विकास दर धीमी हो रही है, तो हम यह तो समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। खैर, 2022 से पुतिन ने रूसी अर्थव्यवस्था से जुड़ा लगभग सारा महत्वपूर्ण डेटा जारी करना बंद कर दिया है, सिवाय रूसी आर्थिक विकास के आंकड़े के। अब यह मूल रूप से हर साल दिखा रहा था कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। यह पुतिन का तरीका था बताने का कि तुम्हारे प्रतिबंधों का हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं है, हम युद्ध जारी रख सकते हैं जब तक अर्थव्यवस्था अच्छी है। अब रूसी प्रचारकों ने इस जीडीपी वृद्धि के आंकड़े को खूब उछाला, क्योंकि वे वही दोहराना चाहते थे जो पुतिन उन्हें बता रहे थे। उन्होंने हर जगह चिल्लाना शुरू कर दिया कि रूस की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और कई पश्चिमी देशों से भी तेज बढ़ रही है, तो शायद हमें इन सभी प्रतिबंधों को छोड़ देना चाहिए और रूस को फिर से पश्चिमी दुनिया में शामिल कर लेना चाहिए। जबकि पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन के अंदर निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, रूसी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की पूरी वजह ये थी कि पुतिन पैसे छाप रहे थे। वह सेना और रक्षा क्षेत्र पर इतना खर्च कर रहे थे कि वह रूस के हर दूसरे उद्योग को निगल रहा था। लेकिन अल्पकाल में रूसी अर्थव्यवस्था इसी वजह से बढ़ रही थी। अब हम जानते हैं कि यह समृद्ध राष्ट्र बनाने की दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। सोवियत संघ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, और ऐसा लगता है कि अब वह समय आ गया है जब पैसे छापना और सिर्फ सेना पर खर्च करना अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकता। असल में अब हम देख सकते हैं कि दूसरी इंडस्ट्रीज में भी दरारें आ रही हैं। फिर भी हमें ठीक नहीं पता कि हालात कितने खराब हैं, क्योंकि रूस सारी जानकारी जारी नहीं कर रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनका केंद्रीय बैंक कौन से फैसले ले रहा है, और हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और केंद्रीय बैंक ये फैसले क्यों ले रहा है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण यह होगा, अगर मैं कहूं कि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूं, चाहे आपको मेरा वजन न पता हो,
आप समझ सकते हैं कि मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद मेरा वजन ज्यादा है। अब ये हर बार 100% सच नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा समझदारी भरा अंदाजा है इस बात के आधार पर कि मैं कैलोरी डेफिसिट कर रहा हूँ। आइए देखें कि रूसी केंद्रीय बैंक ब्याज दर के साथ क्या कर रहा है और इससे रूस की आर्थिक स्थिति व महंगाई दर पर क्या असर पड़ता है। अब रूसी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें 3 बातें पता हैं। पहली, महंगाई ज़्यादा है, लेकिन रूसियों और पुतिन के लिए अच्छी बात यह है कि यह वास्तव में कम हो रही है। कुछ महीने पहले की तुलना में यह अभी भी स्वस्थ स्तर पर नहीं है। रूस द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार यह लगभग 8 या 9% है, लेकिन यह उससे कम है जो कुछ महीने पहले था, जब यह 18, 19, 20% तक पहुंच रहा था। दूसरी बात, हम जानते हैं कि रूस में बेरोजगारी दर बहुत कम है। इसका कारण बहुत साधारण है। रूस सेना में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को भारी बोनस दे रहा है, इससे मदद मिल रही है। इसके अलावा 1 मिलियन से ज्यादा रूसियों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग देश छोड़ चुके हैं, क्योंकि वे इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे या वे व्लादिमीर पुतिन के 2022 में घोषित किए गए भर्ती आदेश के तहत भर्ती नहीं होना चाहते थे। तीसरा कारण भी युद्ध से जुड़ा है। रूसी सरकार अपनी सेना का समर्थन करने और युद्ध अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सारे व्यवसायों को फंडिंग कर रही है। ये व्यवसाय रक्षा उपकरण और हथियार बना रहे हैं और कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वे अधिक लोगों को रखना चाहते हैं ताकि सरकार के लिए ज्यादा सामान बना सकें और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमा सकें। अब इन सब की वजह से बेरोजगारी दर वाकई में बहुत बहुत कम है, लेकिन अब आर्थिक विकास धीमा पड़ता हुआ दिख रहा है, जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। अब रूसी केंद्रीय बैंक के लिए समस्या यह है कि आर्थिक विकास धीमा हो रहा है, लेकिन महंगाई अभी भी ज्यादा होने के कारण एक बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए, जब महंगाई ज्यादा होती है तो किसी भी केंद्रीय बैंक को ब्याज दर बढ़ानी चाहिए ताकि वे आर्थिक गतिविधि को धीमा कर सकें और उम्मीद है कि महंगाई को नीचे ला सकें। महंगाई एक बहुत खतरनाक चीज है। जैसा कि चार्ली मंगर ने एक बार कहा था, महंगाई ही वह चीज है जिससे सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। और जाहिर है पुतिन अपने कार्यकाल में ऐसा नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए वे नहीं चाहते कि महंगाई काबू से बाहर हो जाए। लेकिन पुतिन और केंद्रीय बैंक के लिए समस्या यह है कि आर्थिक गतिविधि भी धीमी हो रही है। इसका मतलब है कि उन्हें आर्थिक गतिविधि बढ़ाने या अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दर कम करनी होगी, लेकिन महंगाई को धीमा करने के लिए उन्हें ब्याज दर बढ़ानी भी होगी। अब यह अपने आप में एक कठिन समस्या है और केंद्रीय बैंक को इससे निपटना होगा, जैसा भी उन्हें सही लगे। लेकिन रूस में चल रही राजनीति के कारण यह समस्या केंद्रीय बैंक के लिए और भी कठिन हो गई है। देखिए, पुतिन ने सार्वजनिक रूप से केंद्रीय बैंक की प्रमुख को ब्याज दरें कम न करने के लिए बुलाया है और कहा है कि उन्हें ब्याज दर कम करनी चाहिए, क्योंकि हम महान रूसी राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने यह बात कई बार सार्वजनिक रूप से कही है। मुझे याद है पिछले साल के अंत में उन्होंने रूसी अर्थव्यवस्था गिरने का दोष केंद्रीय बैंक पर डाला था, लेकिन वह पूरी तरह से इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि रूसी केंद्रीय बैंक ब्याज दर कम नहीं कर रहा है, क्योंकि पुतिन इस आक्रमण को फंड करने के लिए लगातार पैसे छापते जा रहे हैं। जैसे कि यह पहले से ही काफी बुरा नहीं था। हमारे पास कई रूसी अरबपति थे जो रूस में बहुत शक्तिशाली हैं और पुतिन के करीबी सर्कल का हिस्सा हैं। वे सार्वजनिक रूप से सामने आए और रूस में केंद्रीय बैंक के गवर्नर पर दबाव डालना शुरू कर दिया, यह कहते हुए, अरे आपको ब्याज दर कम करनी चाहिए, क्योंकि हम नई फैक्ट्रियां बनाना चाहते हैं, हम देश में अन्य निवेश लाना चाहते हैं। और जब ब्याज दर 18% है तो यह करना बहुत मुश्किल है। अब इन ओलिगार्क्स के पास यह तर्क देने के अपने स्वार्थी कारण थे। देखिए, इन ओलिगार्क्स को एहसास होने लगा था कि यह युद्ध हमेशा नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि सरकार का खजाना यानी सरकारी खर्च बहुत जल्दी बंद हो जाएगा और वे जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहते थे। इसलिए वे और फैक्ट्रियों में निवेश करना चाहते थे ताकि उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और वे और ज्यादा पैसा कमा सके। 18% ब्याज दर पर ऐसा करना मुश्किल है, इसलिए वे चाहते हैं कि केंद्रीय बैंक इसे घटाए। YouTube ने अभी एक चौंकाने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? असल में क्योंकि YouTube के पास काफी क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी कारण आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं
जिनके व्यू कम हैं, जैसे यह वीडियो। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को चैनल शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अभी एकदम सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है आपके मन में चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर कई सवाल होंगे। हमें आप में से कई लोगों के ऐसे सवाल ईमेल में मिलते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही वीडियो में मुफ्त दे दें। अगर आप अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं तो YouTube पर वह वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन कार्ड पर क्लिक करें। यह केंद्रीय बैंक के लिए बहुत कठिन काम था। गवर्नर एल्वीरा नाबोलिना नाम की हैं। अब वह वास्तव में एक बहुत ही सक्षम गवर्नर हैं। असल में वह दुनिया की सबसे सम्मानित गवर्नरों में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने पुतिन के बिना मतलब के आक्रमण शुरू करने के बाद से रूसी अर्थव्यवस्था को काफी अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन देखिए, वह इस राजनीति से तंग आ चुकी थीं, इसलिए उन्होंने पुतिन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पुतिन को एहसास हुआ कि वह उन्हें नहीं खो सकते, क्योंकि वह रूसी अर्थव्यवस्था की बची उम्मीदों में से एक हैं। सौभाग्य, किस्मत और समझदारी से पुतिन ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर और अधिक स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा, हम सार्वजनिक रूप से कुछ टिप्पणियां करेंगे क्योंकि यही राजनीति है। आप रूसी अर्थव्यवस्था के लिए जो बेहतर समझें कर सकती हैं। और हाल ही में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जो हमें यह बताता है कि रूसी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। रूस में उन्होंने ब्याज दर घटाकर 17% कर दी है। यह सिर्फ 1% कटौती है जो 18% से 17% हो गई। यह बड़ी कटौती नहीं है, पर इससे पता चलता है कि केंद्रीय बैंक किस पर ध्यान दे रहा है। रूस का सेंट्रल बैंक चाहता है कि अर्थव्यवस्था फिर से बढ़े। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि कटौती और ज्यादा होगी, लेकिन यह तथ्य कि कटौती सिर्फ 1% है हमें बताता है कि वह अभी भी उस महंगाई को लेकर चिंतित हैं जो कम हो रही है। लेकिन यह केंद्रीय बैंक की चाही जगह नहीं है और यह बहुत जल्दी फिर से बढ़ सकता है, खासकर जब हम द्वितीयक प्रतिबंधों पर विचार करते हैं। बयान में द्वितीयक प्रतिबंधों की बात की गई है। जब उन्होंने इसे कम किया तो उन्होंने वास्तव में हमें इसके पीछे का कारण बताया। और उस बयान के अनुसार वह मानती हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, लेकिन फिर भी बढ़ रही है। यह अब युद्ध की शुरुआत जितनी नहीं बढ़ रही, पर फिर भी सकारात्मक है। लेकिन दूसरी बात, वह कहती हैं रूस में कई व्यवसाय धीमे हो रहे हैं, खासकर वे जो निर्यात उन्मुख हैं। अब इसका क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है कि प्रतिबंधों की चर्चा और द्वितीयक प्रतिबंधों की चर्चा वास्तव में असर डाल रही है। अब हमने इसे पहले भी चैनल पर कवर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारतीय व्यवसायों और रिफाइनरियों पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% द्वितीयक प्रतिबंध लगाया है। तो सोचिए क्या हुआ। भारतीय सरकार रूस के पक्ष में थी। उन्होंने कहा, हम टैरिफ के कारण अपनी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन असलियत में भारतीय व्यवसाय ऐसा नहीं कर रहे थे। भारत की कई बड़ी रिफाइनरियों ने वास्तव में रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, या फिर जिस दर से वे रूसी तेल खरीद रहे थे उसमें कमी कर दी है। इसके अलावा भारतीय बंदरगाहों ने, जिनकी आपको रूस से तेल लाने के लिए जरूरत होती है, ये कह दिया है, अरे रूसी टैंकरों, आप हमारे बंदरगाहों पर आकर नहीं रुक सकते। तो अगर भारतीय बंदरगाह रिफाइनरियों के साथ मिलकर तेल आयात करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन भारतीय रिफाइनरियों के लिए जो रूसी तेल आयात करना चाहती हैं, उस तेल को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सिर्फ भारत ही नहीं है जो रूसी नशे यानी सस्ते तेल से दूर हो रहा है, चीन भी वास्तव में वही कर रहा है। अब रूस इस बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पुतिन के अनुसार चीन और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यही वजह है कि पुतिन इस शंघाई सम्मेलन में गए, जहां वे शी जिनपिंग के साथ चल रहे थे और बात कर रहे थे कि वे दोनों कैसे 150 साल तक जी सकते हैं। अब बातें करना आसान है, असली चीज तो आपके काम दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, भू राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। तो बताइए क्या हुआ? चीन से जो नया डेटा आ रहा है उसके अनुसार, एंड नो वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइनीज डेटा, 100%। यह जरूर बताता है कि चीन रूस की दोस्ती किस दिशा में जा रही है। अगस्त में चीन का रूस को निर्यात 16% गिर गया और इसके विपरीत
उसी महीने रूस का चीन को निर्यात भी 18% गिर गया। अब जब ये आंकड़े आए, रूस को सफाई देनी पड़ी कि क्या हो रहा है। वे हमेशा की दोस्ती, बिछड़े हुए भाई जैसे जो भी कहते थे, उसका क्या हुआ। तो रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री के अनुसार उन्होंने कहा कि व्यापार में गिरावट का कारण प्रतिबंध हैं। देखिए, रूस कुछ भी कहना चाहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। असलियत यह है कि उनके काम हमें दिखाते हैं कि क्या हो रहा है और प्रतिबंध असर दिखा रहे हैं। प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। हमें यह पता है क्योंकि रूस जब भी बातचीत चाहता है, उसकी पहली मांग होती है कि प्रतिबंध हटा दो। लेकिन सार्वजनिक रूप से वे यह पीआर स्टंट करना चाहते हैं जहां वे कहते हैं कि अरे, प्रतिबंधों से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन निजी तौर पर वे कहते हैं, क्या आप कृपया इसे हटा सकते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।